नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और लेक्चर 8 में आप सभी का स्वागत है। भाई आज लगातार हमारी 8वीं क्लास है। बीच में केवल एक दिन वो संडे का ब्रेक है। संडे का ब्रेक तो आप सबके लिए, क्योंकि उस दिन टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज वालों के साथ मुझे लगना पड़ता है। ठीक है, कंटिन्यूटी के साथ क्लास चल रही है। अराउंड 20 क्लास में आप मान के चलो कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होगी। 20 क्लास में, ठीक है, 30-32 क्लास लगेगा, आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। विश्वास के साथ आपको बताऊं कि जो इस पूरी हिस्ट्री की क्लास को देख गया, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ गया, नोट्स प्रिपेयर कर लिया, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये बात आप लोग बहुत ध्यान से समझ लेना। अच्छा, ये तो हो गई हमारी एक बात। अब हम लोग देखेंगे यहां से कंपनी का जो संवैधानिक विकास है, जो इसका तो जो ठीक है, उसको समझेंगे। तो कंपनी का संवैधानिक विकास देखने के पहले इसको हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा आपका बिफोर 1857, क्योंकि हमको पता है कि कंपनी के खिलाफ क्या हो रहा है, 1857 में एक क्रांति हो रही है, जिसको हम लोग कहते हैं 1857 का रिवॉल्यूशन। तो 1857 की क्रांति होने के पहले कंपनी का, ठीक है, जो वर्क रहेगा, वर्क कल्चर रहेगा, वो किसी और टाइप का रहेगा। और आफ्टर 1857 क्या होगा, कंपनी का जो वर्क कल्चर रहेगा वो अलग टाइप का रहेगा। कंपनी अभी क्या करेगी, 1857 के पहले उसका टारगेट होगा कि अब हम राजनीतिक विस्तार नहीं करेंगे। और 1857 के पहले कंपनी का क्या उद्देश्य होगा कि हम राजनीतिक विस्तार करेंगे। आफ्टर 1857, हालांकि बिफोर 1857 जानना, जब प्लासी के युद्ध के ही समय समझ जाते हैं अंग्रेज कि भारत में शासन करने की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या होगी, फूट डालो राज करो। ठीक, समझना बात को। लेकिन इस नीति को सबसे ज्यादा अप्लाई कब करेंगे, आफ्टर 1857, क्योंकि उन्होंने देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम मिलके क्या कहते हैं, उनकी बैंड बजा दिए थे। तो वो क्या करेंगे, आफ्टर 1857 अब फूट डालो राज करो की नीति को तीव्र कर देंगे। यानी 1857 के पहले की नीति और 1857 के बाद की नीति में अंतर देखने को मिलेगा। 1857 के पहले की नीति में आपको व्हाइट मैन बर्डन थियरी का कॉन्सेप्ट भी दिखेगा। ठीक है, व्हाइट मैन बर्डन थियरी ये क्या थी, ठीक है, बर्डन थियरी। ये बेसिकली एक ऐसी थियरी थी जो कहते हैं कि भाई कि श्वेत व्यक्ति की सभ्यता का सिद्धांत था कि इनके भाई बोझ है कि हम जो अश्वेत व्यक्ति हैं वो असभ्य हैं, वो बर्बर हैं, उनको हम लोग क्या करें, हमारे ऊपर ये बर्डन है, ये भार है कि हम इनको सभ्य करें, हम इनको लोगों के बीच रहने के लायक, इनकी सोसाइटी को लोगों के बीच रहने के लायक बनाए। तो कहने का मतलब ये मानते थे कि हमारे ऊपर भाई ये लोड है हमारे ऊपर, हमको ऐसा करना पड़ेगा। और थोड़ी थोड़ी चीजें हमको दिखती भी है कि भारत में आएंगे तो उन्होंने दास प्रथा से मुक्ति दिलाई, सती प्रथा से मुक्ति दिलाई, और भी कई सारी दुविधाएं जो थी उससे निपटने में मदद तो करते ही हैं, इसके में कोई दो राय नहीं है। यानी सोशल चेंजेस इनके द्वारा किए भी जाते हैं। अब कंपनी की 1857 तक, या हम लोग कहें कि 1773 तक क्या होती है, जो स्टेटस है वो ये है कि कंपनी अब एक व्यापारिक कंपनी से उभर कर एक राजनीतिक कंपनी बन गई है। या यूं हम लोग अगर कह लें कि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक कंपनी बन गई है, सबसे बड़ी राजनीतिक पावर बन गई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और कंपनी जब सबसे बड़ी राजनीतिक पावर बनती है तो होता क्या कि कंपनी के अधिकारी, जो टॉप अधिकारी होंगे, वो भी सबसे बड़ी राजनीतिक पावर बनेंगे। अच्छा, कोई अपना देश छोड़ के भारत में आ रहा है तो उसका एक उद्देश्य क्या होगा, रुपया कमाना, तो कमा के यहाँ पे लोग लाल हो जाएंगे। ठीक, लेकिन एक जो बॉडी कंपनी घाटे में चली जाएगी। अभी वो सब सारी चीजों को समझाएंगे। इसी के लिए कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाता है कि भाई हम कंपनी को रेगुलेट करेंगे। तो हमने क्या समझा कि भाई कंपनी क्या हो गई, अब कंपनी केवल एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही है। इतनी चीजें हम लोगों ने पहले बढ़िया से समझ लिया है। कंपनी क्या बन गई है, अब एक राजनैतिक कंपनी भी बन गई है, और इसकी राजनीतिक हित जो है वो अब ब्रिटिशर्स के द्वारा भी रेगुलेट किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो इसके लिए क्या है कि कई सारे एक्ट्स, जैसे देना रेगुलेटिंग एक्ट लेके आती है 1773 का, और रेगुलेटिंग एक्ट्स में जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लेके आती है। फिर एक्ट ऑफ 1796 आता है। चार्टर एक्ट्स देखेंगे, 4 चार्टर एक्ट्स आपको दिख रहा होगा। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813, 1833 और 1853, ये चार्टर एक्ट्स हो गए आपके पास। ठीक, इसके बाद से आपको आफ्टर 1857 देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। ठीक है, यहीं पे आपको महारानी का घोषणा पत्र देखने को मिलता है। ठीक है, आप बताओ कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था जिसने महारानी के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़ा था। इंडिया काउंसिल एक्ट आएगा, 3 इंडिया काउंसिल एक्ट हैं, 1861, 1892, 1909। अब बताओ 1909 के एक्ट को, 1909 के एक्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं,
उसी तरीके से 1909 के एक्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये जो पूछा हूं, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन आया है, नॉर्मली आया है। ठीक है, और इंडिया ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो गया। बाद में हमको इसी एक्ट के बाद से स्वतंत्रता अधिनियम देखने को मिल जाता है 1940 ठीक है 7 का, क्योंकि आफ्टर 1935 कुछ ही समय बीतते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। उसके कुछ समय बाद हमारे यहाँ क्या स्टार्ट हो जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और फिर देश को आज़ादी करने का एक प्रोसेस जो है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। फाइनली हम लोग 1947 में आज़ाद हो जाते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे एक साथ, क्योंकि आप बोलोगे कि सर अभी हमने बहुत आगे तक की पढ़ाई तो की नहीं है, तो क्या हमको रेगुलेटिंग एक्ट देख लेना चाहिए। तो देख भाई 1857 अगर आप लोग इसको नहीं देख रहे हो, मतलब कंपनी के संवैधानिक विकास नहीं दे रहे हो, तो एक तो 1857 आपको देखने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कंपनी की जो नीतियां हैं वो नीतियां कारण बनेंगी किस चीज के, वो नीतियां कारण बनेंगी 1857 के रिवॉल्ट के 1857 की क्रांति के कारणों के रूप में एक बनेंगी जो नीतियां हैं। अच्छा इतनी नहीं, अभी यहीं से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें, मतलब इस रेगुलेटिंग एक्ट को देख लेंगे तो हम देखेंगे कंपनी की रेवेन्यू नीति क्या थी, भू राजस्व नीतियां क्या थी, फिर हम देखेंगे उस भू राजस्व नीतियों का क्या परिणाम होगा कि किसान आंदोलन होंगे, जनजातीय आंदोलन होंगे। तो फिर इसी को आगे बढ़ के हम लोग 1857 का रिवॉल्ट देख लेंगे। यानी सब चीजें क्या आप यहां से जुड़ी हैं, 2-3 क्लास की ही बात थी, आपकी 1857 की क्रांति स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग पहला टॉपिक हेडिंग देखते हैं, और वो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को देखने के पहले हम लोग एक बार देखेंगे ड्यूअल गवर्नमेंट को, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले भारत में जो बंगाल वाले बेल्ट में लगा हुआ है ड्यूअल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन। देखो द्वैध शासन का जो जड़ था, स्क्रीन पे ग्रीन कलर ब्लू कलर से लिखा है, वो है लियो कार्टिस। लियो कार्टिस ड्यूअल गवर्नमेंट का एक संस्थापक माना जाता है। यह माना जाता है कि इसका जनक कौन था, तो वो लियो कार्टिस था। भारत में या बंगाल में हम लोग कह लें 1765 में कंपनी के द्वारा ड्यूअल गवर्नमेंट लाया गया था, द्वैध शासन लाया गया था। 1772 तक ये चला था। 1772 में इसको हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। तो नोट कर लेना कहीं ना कहीं किसके द्वारा समाप्त किया गया था, हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। अभी इसको मैं नोट नहीं किया हूं तो नोट कर लेना 1772 में। तो 65 से 72 का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए। अब बात आती है ड्यूअल गवर्नमेंट, तो नाम में लिखा है ड्यूअल यानी दो, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट कितनी होंगी, दो होगी। तो एक वो जो बंगाल की ऑलरेडी नवाब है, और दूसरा वो जो अब क्या कर रहे हैं, किंग मेकर बन रहे हैं। हमने क्या बोला, आफ्टर प्लासी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या बन रहे हैं, किंग मेकर बन रहे हैं। अब ये बताएंगे कि भैया अगला नवाब कौन होगा। फॉर एग्जांपल भाई मीर जाफर के पास से मीर कासिम आया, मीर कासिम के पास से मीर जाफर आया, फिर जब बक्सर का युद्ध हो जाता है मीर जाफर को बेटेंगे तो नजमुद्दौला आएगा, नजमुद्दौला के बाद से सैफुद्दौला आएगा, सैफुद्दौला के बाद से मुबारकुद्दौला आएगा। यानी अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ किया है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो वो था मुबारकुद्दौला। आप बोलोगे सर इसको आपने बस बोला है, लिखवाया नहीं, ये हम लोग ने ऑलरेडी समझा हुआ भी है। ठीक है, ध्यान देना ये सबको, बस यहां से ये बताने का मतलब था कि आफ्टर सुजाउद्दौला, सॉरी सिराजुद्दौला, आफ्टर सिराजुद्दौला क्या है, यानी आफ्टर प्लासी वार, ये क्या बन जा रहा है, ये एक किंग मेकर की भूमिका में आ जा रहा है। तो एक तो भाई राजा बना रहा है, एक तो भाई सरकार उसकी चल रही है, दूसरी सरकार भाई मैं हूं, मैं जब चाह रहा अपने मन से राजा बदल दे रहा हूं। यानी असली राजा कौन है, असली राजा तो मैं ही हूं। एक दिखावे का राजा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक राजा कौन है, तो नवाब है। यानी अच्छा काम होगा तो मेरा मेरा, और खराब काम होगा तो नवाब का। तो इन्होंने क्या किया कि खास तौर पर आफ्टर बक्सर जो ड्यूअल गवर्नमेंट लेके आते हैं, तो ये निजामत और दीवानी अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या करेगी, कहेगी नवाब से ये हमको दे दो, ये तुमसे नहीं चल पाएगा, तुम बड़ा कमजोर हो चुके हो। तो निजामत और दीवानी अधिकार लेगी, यानी निजामत और दीवानी अधिकार मिलेगा। दीवानी का मतलब पूरी रेवेन्यू पावर इनके पास आ गई। अब ये जो चाहेंगे वो करेंगे बंगाल में, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इससे ये इकोनॉमिकली क्या बनेंगे, सक्षम बनेंगे। अच्छा, इन अधिकारों की वजह से क्या हुआ, इनको पुलिसिंग मिल गई और इनको जुडिशरी मिल गई। तो जुडिशरी और पुलिसिंग दो राइट्स इनके पास मिल गए। और देखो पूरे के पूरे जो हम लोग कहते हैं जो नवाबी होती है वो अपने पास ये लोग रख लिए भाई, पुलिस चला जाए। अब देखो आज कोई गृह मुख्यमंत्री किसी को क्यों नहीं देना चाहता है, क्योंकि गृह जाते हैं वो केवल मतलब कुछ गड़बड़ होगा तो गड़बड़ी किसकी, मुख्यमंत्री की, जबकि उसके पास गृह है ही नहीं। ठीक है, इसी के लिए आप देखोगे कभी भी नीतीश चाचा भी कभी गृह मंत्रालय किसी को नहीं देना चाहते हैं। अब देखो बीच में योगी आदित्यनाथ जी से कहा जाता था कि गृह दीजिए, भाई योगी आदित्यनाथ जी अगर गृह दे दे तो समझिए भाई यूपी में फिर सबकी मौज आ जाएगी। सबकी मतलब जो उस टाइप के लोग हैं, अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं, मौज ही मौज आ जाएगी भाई, डरते, समझे ना। हाँ, उसी वजह से हम लोग जाते कि भाई उनके पास गृह है। तो यानी अब हुआ क्या, पुलिस और जुडिशरी किसको मिल गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन जब गड़बड़ियां होंगी तो गड़बड़ी का
आरोप किसके पे लगेगा? जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्थात नवाब के ऊपर। तो ये ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था। इस ड्यूअल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट ने हरे भरे, आप बंगाल की कल्पना मैंने आपको बताई थी कि भाई बंगाल पे ही अंग्रेजों ने कंट्रोल क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल, एक समझना एक बात को, ये कहीं फैक्चुअली बात नहीं, इसको समझने वाली बात है, आप लोग इस चीज को ध्यान से समझना। रीजन क्या था, क्यों? ठीक है, पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि डुप्ले ने भारत की चाबी साउथ इंडिया में खोजी और क्लाइव ने कहा खोजी, तो क्लाइव में बंगाल में। ठीक, यानी भारत की चाबी कहां पे थी? भारत की चाबी बंगाल में थी। भारत की चाबी अर्थात भारत में विजय की चाबी बंगाल में थी। क्यों? आप जब बंगाल की हाल देखते हो तो ये एरिया आपका बंगाल हो गया। ठीक है, अच्छा बंगाल का जब हम बात करते हैं तो आज का बांग्लादेश, आज का वेस्ट बंगाल, आज के बिहार का उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा का पार्ट, आज के कुछ असम का पार्ट, ये इतने बड़े पार्ट आते थे अकेले आपके बिहार में, सॉरी बंगाल में। अब यानी बंगाल क्या था? बंगाल का आप इमेजिन करो तो बंगाल में कई सारे रिवर्स है, गंगा रिवर्स यहीं पे है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर्स है। यानी बंगाल क्या था? बंगाल के बारे में एक कॉमन सी बात थी कि बंगाल एक फर्टाइल लैंड था और बंगाल एक फॉरेस्टेड लैंड था, यानी F2 था, फर्टाइल भी था, फॉरेस्टेड भी था। तो फॉरेस्टेड एरिया है यानी जंगल के जो संसाधन है उस पर कंट्रोल किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। फर्टाइल एरिया है यानी भू राजस्व वसूली बहुत ज्यादा होगी। फर्टाइल एरिया है तो यानी खाने पीने की किसी को दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहा होगा। अब बोलोगे सर जनसंख्या रहने का अंग्रेजों का, जनसंख्या तो दिक्कत है, मार के भगा देंगे। नहीं, भारत में अभी नेशन नामक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आफ्टर 1857 नेशन नामक कॉन्सेप्ट आएगा, तो यानी पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तो इनको आर्मी मिल जाएगी, योग्य आर्मी, इनको मजदूरी आदमी चाहिए, इनको अधिकारी थोड़ी बनाना है। ठीक, इनको लेबर अच्छे मिल जाएंगे। तो यानी अब यहां पे इनको वो सभी चीजें मौजूद थी जिससे ये क्या कर सके, उत्तरी सरकार से। देखो यहां पे इन दो जगहों पे ये बिफोर बक्सर है, अब यहां से ये एक्सपेंशन कर सकते हैं मद्रास वाले बेल्ट यानी उत्तरी सरकार पे, और यहां एक्सपेंशन कर सकते हैं, यानी चौतरफा एक्सपेंशन करने की इनके पास ताकत इनके हाथ में आ गई। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि भाई अब इस बंगाल में आप सोचो कि जब इतनी चीजें बंगाल के पास हैं तो बंगाल में आप कभी कल्पना कर सकते हो कि बंगाल में कभी फेमिन आ जाए, ठीक है, अकाल आ जाए। कभी सोचो कि बंगाल में अगर मैं कहूं कि भाई बंगाल में अकाल आ गया तो आप हंसोगे कि अरे सर क्या बात कर रहे हो, बंगाल में कहां से अकाल आ जाएगा। लेकिन विश्वास मानो मेरे भाई, बंगाल में अकाल की स्थिति आ गई, यानी बंगाल में अकाल नेचुरली आया होगा या कृत्रिम आया होगा। तो आपका भी अगर मैं आपसे पूछूं कि सर नेचुरली आया है या ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा लाया गया है, तो आप बोलोगे नेचुरली तो नहीं आना, नेचुरली आना रहता तो पहले भी आया होता कभी। ये मानव के द्वारा लाया गया अकाल था, यानी अंग्रेज, मानव के द्वारा मतलब क्या, यहाँ पे अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसने बंगाल जैसे फर्टाइल एरिया में क्या किया, बंगाल जैसे फर्टाइल एरिया में अकाल को जन्म दिया। तो आपने ड्यूअल शासन यहाँ पे समझ लिए। इसी की वजह से क्या होगा कि ड्यूअल गवर्नमेंट का बहुत विरोध होगा और हेस्टिंग्स क्या करेगा, ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त कर देगा। ये विरोध बेसिकली यूके में हो रहा है, वहां भी प्रबुद्ध लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं, तो यूके में हो रहा है ये विरोध। तो इसी की वजह से हेस्टिंग्स क्या करता है कि इसको हटा देता है। अब हमने ड्यूअल गवर्नमेंट को समझ लिया, ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई तो कमेंट कर। अच्छा एक काम आप लोग जो नहीं कर रहे हैं भाई, वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करना, खासतौर पे एक बार क्लासेस चलिए, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत ईमानदारी से क्लास ले रहे हैं, विश्वास रखो इतने डिटेल में जाके यूट्यूब पे किसी ने क्लासेस नहीं ली होगी। पहले मेरा खुद का भी प्लान था हम सबका कि भाई एक कॉमर्शियल प्लान था कि हम लोग क्या करते हैं अपना एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं, हमारे पूरे क्लैश कोर्स का प्लान डिजाइन था, ठीक, और बस आने वाले 1.5 महीने में आपके 3 से 4 सब्जेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो खत्म करा दिए जाएंगे। हमारा उद्देश्य बस ये मेरे भाई कि अच्छे कंटेंट हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ जाए जहां से आपको कोई दिक्कत ना रहे, आप बस टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करते चलो। ये गलती मत करना कि टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस भी मत करना, ठीक है, वो अत्यंत जरूरी है, इस बार की परीक्षा से आपको पता चल गया होगा, तो ये करते रहना। इसी के लिए आरओ और यूपीपीसीएस दोनों की टेस्ट सीरीज बहुत ही कम शुल्क में स्टार्ट कर दी है, ठीक है, 1200 रुपए में केवल देखोगे ऑनलाइन, 1199 में हमने यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज और आरओ की 499 में टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा आप तो जरूर ज्वाइन करो, आरओ की टेस्ट इसी संडे से स्टार्ट है। ओके, हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है, एक कंपनी के तौर पे अभी सोचना, अभी एक, ठीक है, एक इंडियन के तौर पे मत समझना। अब मान लो कि तुम थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सोचो कि मान लो आप यूके वाले हो, तो आप क्या चाहोगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करे, ग्रोथ करे यानी राजनीतिक विस्तार करे। तो यानी जिम्मेदारी लोड किसके ऊपर आ जाएगा, लोड एज ए कंपनी आएगा, ठीक, यानी कंपनी क्या करेगी, वार में लग जाएगी, उसको ज्यादा से ज्यादा युद्ध करना पड़ेगा। हमने देखा अभी मराठा जीते हैं, फिर मैसूर लगे, अभी वो क्या करेंगे, अभी उनको पंजाब सिंध सब लड़ना है, बहुत सारे एरिया में भी लड़ता है।
इसके लिए क्या करना होगा, उनको हाई पेमेंट, भाई कंपनी में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सैनिक हैं कंपनी के, तो यानी इनको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो भाई इनको पेमेंट, इनको परमानेंट अधिकारी इनके पास कई सारे होते थे, परमानेंट कर्मचारी होते थे, इनके पास नॉन परमानेंट अधिकारी और कर्मचारी भी होते थे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कंपनी में करप्शन बहुत ज्यादा आ जाता है, करप्शन बहुत ज्यादा, यानी भ्रष्टाचार की शिकार कंपनी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे दस्तक तो मिलेगा, लेकिन दस्तक का ज्यादा यूज कंपनी नहीं कर पाती है, कंपनी के अधिकारी करेंगे। तो जब करप्शन कंपनी में बढ़ जाएगा तो कंपनी के पास पैसे कमा जाएंगे, जब कंपनी के पास पैसे कमा जाएंगे तो कंपनी को क्या होगा कि कोई भी चीजें बहुत एक प्रोसेस के तहत आगे बढ़ाने में कंपनी को दिक्कत आएगी, कि फिर कंपनी को पेमेंट नहीं आ पाएगा, पेमेंट नहीं आ पाएगा तो अस्थायी सेना रखने में दिक्कत आएगी, ठीक है, और फिर वार में दिक्कत आएगी। तो यानी कंपनी के पास क्या थी, उत्तरदायित्व था, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी, बट कंपनी अब वीक हो रही थी। तो मैंने यहां पे क्या लिखा कि कंपनी क्या हो रही थी, इकोनॉमिकली कमजोर हो रही थी। कंपनी की इकोनॉमिकली कमजोर होने के पीछे का रीजन क्या था, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, ठीक है, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार। यानी अब समझना, तो इकोनॉमिकली जब कंपनी कमजोर होगी तो इसका रीजन क्या आएगा। अच्छा, यही नहीं देखा गया, और एक चीज क्या देखी गई कि कंपनी की नीतियों में भी इसके बाद से कमियां देखी गई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि फेमिन की स्थिति आ गई इन बंगाल। तो जो बंगाल में फेमिन की स्थिति आई, बंगाल में फेमिन की स्थिति क्यों आई वो मैंने क्लास के स्टार्ट होते ही आप सबको समझाया था, ठीक है, क्लास के स्टार्ट होते ही समझाया था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं इसको वो कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे, ये फेमिन मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो फेमिन, तो बंगाल में फेमिन आ रहा है, तो एक तो क्या हो रहा है कि भाई कंपनी भी कमजोर हो रही है और कंपनी जहां शासन करी वो भी कमजोर हो रहा है। इसका मतलब क्या कि पब्लिक विरोध करेगी, तो इसका इंपैक्ट बाकी के क्षेत्रों में आएगा। जब हम विस्तार करेंगे लोग कहेंगे तुम बंगाल नहीं समझ पाए तो हमको क्या समझा लोगे, ठीक। तो ये बात कहां जाएगी, ये बात जाएगी अब ब्रिटिश तक, यहां तक बात नहीं रुकेगी, ये बात अब ब्रिटिश जाएगी। अब हम लोग यहां से समझने की कोशिश करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की पृष्ठभूमि कहां से पड़ी। जब ब्रिटिशर्स में जाएंगे तो ब्रिटिश पीएम थे उस वक्त लॉर्ड नॉर्थ। ये इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ क्या करेंगे भाई, इनकी तो बात जाएगी तो ये बोलेंगे भाई कि काम करो, सारा काम कर तो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी और बेइज्जती हो रही है किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो यानी हमको कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। तो ये एक कमेटी बना देंगे, प्रवर समिति बनाएंगे और गुप्त समिति बनाएंगे, और से बोलेंगे आप लोग क्या करो, आप लोग हमको जल्द से जल्द क्या करो, एक रिपोर्ट सबमिट करो। अब हम उस रिपोर्ट के आधार पर क्या करेंगे, कंपनी को रेगुलेट करेंगे, ठीक। अब जब ये क्या होती है, ये रिपोर्ट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में आती है, जब ये रिपोर्ट क्या होगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आएगी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करेगी, इस रिपोर्ट को क्या करेगी, पास करेगी। यानी अब क्या हुआ, ये जो रिपोर्ट था ये पास हो गया, और जो ये रिपोर्ट पास होता है यही आपका बनता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। यही क्या बनता है, एक्ट आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनेगा। अब इसमें देखो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को डिजाइन किया जा रहा है। देखो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में दो बॉडी होती थी, एक होता था सीओपी, एक होता था सीओडी, ठीक है। सीओपी का मतलब कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जो कि शेयर होल्डर्स होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स है, क्लास नंबर 1 में आपको बताऊं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते थे, शेयर होल्डर्स होते थे। यानी सीओपी जो होते थे ये एक्चुअली कंपनी के ऑनर होते थे, कंपनी के मालिक होते थे। सीओपी कौन होते थे, कंपनी के मालिक थे, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन भाई अब कंपनी के मालिक, इतने मालिक आके तो भारत में रह नहीं रहे, तो आप बता दें कि कंपनी को कोई ऐसा है जो चलाए, अधिकारी होना चाहिए कंपनी में। तो एक कंपनी का अधिकारी होता था जिसको हम लोग कहते थे सीओडी, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सीओडी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी थी, तो ये 24 मेंबर्स थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, और ये लोग वोटिंग के थ्रू ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुनते थे। कौन, जो ये शेयर होल्डर्स थे, यानी सीओपी। तो सीओपी के द्वारा क्या होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती थी। अब क्या होगा कि थोड़ी सी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि भाई यही अधिकारी हैं, कोर्ट ऑफ, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि कंपनी में करप्शन बढ़ गया था। तो कंपनी में जब कहूंगा करप्शन बढ़ गया था, यानी करप्ट कौन हो गया था, कंपनी के अधिकारी, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ ना कुछ क्या किया जाएगा, चेंजिंग किया जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी है, 24। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो चेंजिंग किया गया वो क्या किया गया मेरे भाई, ध्यान से उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड आप रुकिए बस, ठीक है। अब थोड़ी आवाज जा रही होगी, बहुत ज्यादा नहीं जा रही होगी, ठीक है। अगर जाएगी तो बस थोड़ी देर के लिए जाएगी। अब देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, यानी ये तो तय हो गया था कि सीओडी में चेंजिंग किया जाएगा। तो पहले जो सीओडी का कार्यकाल होता था, देखो सीओडी के स्ट्रक्चर में कमी आती क्या थी कि शेयर होल्डर्स, पहले कोई 500 पाउंड का भी अगर कंट्रीब्यूशन किसी का था, मतलब इतने का भी अगर कोई शेयर होल्डर था,
तो होता क्या था, उसको वोटिंग राइट था। तो इससे क्या होता था कि जो कम से मतलब छोटे शेयर होल्डर्स थे वो भी कंट्रीब्यूशन इसका मतलब ले रहे थे सीओडी के निर्माण में। तो भाई सीओडी जो योग्य थे, कितनी बार जो बड़े शेयर होल्डर्स थे उनके कहने मतलब कि वो लोग तो बन ही नहीं पाते हैं, ये तो छोटे लोग बना देते हैं दूसरे को। तो अब इसमें चेंजिंग किया जाएगा और कार्यकाल में चेंजिंग किया जाएगा। पहले क्या था कि कार्यकाल केवल 1 साल का था, 1 साल का कार्यकाल था, 1 ईयर, ठीक है, 1 साल का कार्यकाल था, 1 ईयर, ठीक है, मैं ये चेंज हो जाते थे। अब इसको कार्यकाल को बढ़ा के क्या कर देगा, ये देखो यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, ठीक है, 4 ईयर। अब इसको बढ़ा क्या कर दीजिएगा, 1 से 4 साल कर दिया जाएगा इनका पर ईयर कार्यकाल। यानी कार्यकाल में क्या हो रही है, कार्यकाल में वृद्धि हो रही है। पहली बात, जाओ आप 4 साल रहो, भाई कोई 1 साल के लिए जाता था उसको लगता था भाई कि हम बनेंगे नहीं 1 साल के बाद, तो लूट लो जितना लूट पाओ, तो कार्यकाल में वृद्धि कर देंगे भाई, आप 4 साल जाओ वहां पे बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करो। और ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि जो 24 लोग का चयन होगा ये 24 लोग यही 4 साल रहेंगे। इसको थोड़ा सा आज के राज्यसभा के टाइप का बनाया गया कि भाई 1/4 मेंबर क्या होंगे कि ईयरली रिटायर होंगे, 1/4 मेंबर ईयरली रिटायर होंगे, ठीक है। तो यानी अब 1/4 मेंबर हर साल रिटायर होंगे, तो 24 है, 24 में 4 का भाग दो यानी 6, हर साल 6 नए मेंबर्स यानी आ रहे हैं, तो 6 नए मेंबर्स आ रहे हैं। इसका मतलब लोगों को पता रहेगा कि भाई अगर हम 4 साल में गलतियां करेंगे तो 4 ही साल हमारी औकात है, ठीक है, गवर्नमेंट फिर कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो 1/4 मेंबर को ईयरली क्या किया जाएगा कि ये आएंगे जाएंगे, ठीक है, यानी ये अस्थाई नहीं है। अब देखना, अब बात क्या की वोटिंग राइट में चेंज किया जाएगा कि भाई एक काम करो, 500 पाउंड पहले वोटिंग राइट था कि जिसके शेयर होल्डर्स इतनी है वो उसका शेयर राइट है, उसको बड़ा कितना कर जाएगा 1000 पाउंड इतना कर दिया जाएगा, ठीक है। वोटिंग राइट कितना कर जाएगा 1000 पॉइंट कर जाएगा कि भाई वोटिंग राइट अब आपकी इतनी होगी, जिसके पास इतना रहेगा अब वही वोट दे सकता है, ओके, इतनी चेंजिंग कर दी जाएगी। ये सारी बातें होगी। इसके अलावा क्या किया जाएगा, बंगाल का जो गवर्नर था, मैंने आपसे बताया था कि इसमें 3 प्रेसिडेंसीज थी, देखना इस समय 3 प्रेसिडेंसीज है, फिर से आपको तीनों प्रेसिडेंसी दिखा देता हूं, ठीक है। हालांकि अब आप लोग इन चीजों को दिमाग में रखना भी स्टार्ट कर दीजिए तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया बात रहेगी। ये देखिए 3 प्रेसिडेंसीज कौन थी, एक प्रेसिडेंसी आपको ये दिख रहा होगा बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी, जॉब चौधरी के द्वारा ये डेवलप की गई थी, ठीक है, जॉब चौधरी के द्वारा। एक आपको बंबई प्रेसिडेंसी दिखेगी, जिसको मद्रास वाले ड्यूरेशन में बंगाल और बंबई के बीच का वो लड़ाई तो देखा ही देखा, और एक आपकी हो गई ये मद्रास प्रेसिडेंसी। ये तीनों प्रेसिडेंसी में कोई यूनिटी नहीं थी, और चूंकि बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी की तो क्या था कि गवर्नमेंट का अप्रोच भी था कि बंगाल प्रेसिडेंसी को प्रमोट करना। तो होगा क्या कि बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और कौन बना बंगाल का पहला बंगाल का गवर्नर जनरल, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, सॉरी वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स की मदद के लिए क्या किया गया कि भैया आप एक क्या करो 4 सदस्यीय परिषद रख लो, 4 सदस्यीय परिषद है आपके मदद के लिए। तो यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए 4 सदस्यीय परिषद, जिसको हम लोग कहेंगे बंगाल की गवर्नर जनरल का परिषद, ठीक है। तो पहली बार 4 सदस्यीय परिषद का न्यू रखा गया कि भाई ये लोग क्या करेंगे, ये लोग वॉरेन हेस्टिंग्स की मदद करेंगे डिसीजन लेने में। ये कौन सी मदद करेगी, अब पहली बार चूंकि 4 सदस्यीय परिषद आ रही है, तो ये कौन थे, हालांकि आज तक यूपीपीसीएस ने इसको नहीं डायरेक्ट किया, इस टाइप के फैक्ट यूपीआरओ पूछ सकती है। इस जो 4 सदस्यीय परिषद थी, जो 4 नए मेंबर्स आए थे, ये कौन थे, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और वॉरवेल, ये 4 मेंबर्स थे। नाम में रखना फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन, वॉरवेल, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझो आप, फ्रांसिस को मैंने गोला बनाया, ये फ्रांसिस थोड़ा अपोजिट नेचर का था, जो थोड़ा वॉरेन हेस्टिंग्स के डिसीजन का विरोध करता था, बाकी सब सपोर्टिव थे वॉरेन हेस्टिंग्स के। अब जो ये परिषद थी ना, ये 4 सदस्यीय परिषद थी, इसका कार्यकाल कितना था 5 वर्ष का। ऊपर मैंने बताया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है इनका कार्यकाल कितना है 4 साल, लेकिन जो वॉरेन हेस्टिंग्स की परिषद चुनी गई है 4 सदस्यों की, इनका कार्यकाल कितना है 5 साल। डाउट में नहीं पड़ना मेरे भाई, इसके लिए बार बार रिवीजन करा दे रहा हूं, इनका कार्यकाल कितना है 5 साल। क्लियर, यहां से किसी को कोई दिक्कत आएगी तो बताना। अब देखो इतना ही नहीं किया जाएगा, एक काम और किया जाएगा भाई। बंगाल में क्या है कि कंपनी ज्यादा स्टेब्लिश हो रही है, तो ये कि हमको क्या करना चाहिए, बंगाल में एक कोर्ट, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट के पास लॉ बनाने की भी राइट थी,
ये कानून भी बना सकती थी, लॉ भी बना सकती थी। और गवर्नर जनरल की काउंसिल अगर कोई कानून बनाती थी तो उसको यहां पे मतलब पारित कराना रहता था, या जो भी कह लो, ठीक है, अनुमोदन की आवश्यकता थी। ठीक, अब कानून समझो। लॉ क्या है? लॉ सुप्रीम कोर्ट भी बना रही है, लॉ गवर्नर जनरल की परिषद भी, काउंसिल बना रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया? इन 1974। ठीक है, 1773 के एक्ट में ये बात लिखी गई थी कि हम एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में करेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई? 1774 में बन गई। इसके पहले जज, प्रथम जज के रूप में, प्रथम मुख्य न्यायाधीश के तौर पे कौन आते हैं? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो पहले मुख्य न्यायाधीश इसके बनेंगे वो है आपकी एलिजा एम्पे। ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो गए। अब इसकी एलिजा एम्पे के क्या है, यहां पे ध्यान देना, इनकी मदद के लिए यहां पे 3 अन्य जज इसमें शामिल थे। ठीक है, 3 अन्य जज, चैम्बर, लिमिस्टर और हाइट। यानी सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने जज थे टोटल? अगर आपसे पूछेगा टोटल जज कितने थे, तो टोटल जजों की संख्या 74 की सुप्रीम कोर्ट में थी 4, एक मुख्य 3 अन्य, चैम्बर, लिमिस्टर और हाइट। अब अगर आपको लगे कि मुझे याद करना है तो एक ट्रिक यहां पे ध्यान देना, उस ट्रिक का नाम है चलिया। ठीक है, हम लोग किसी को जाना हो कहीं तो दिया क्या बोलते हैं? चलिया हुआ। ठीक है, चल चला भमो। ठीक है, तो चलिया, च से चैम्बर, ली से लिमिस्टर और हा से हाइट। ठीक है, तो इजिली आपको याद हो जाएगा, ध्यान देना। अब मैंने आपको कमी देख तो समझा दी पे, सुप्रीम कोर्ट और वर्सेस का क्या स्टार्ट हो जाएगा? गवर्नर जनरल की काउंसिल स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां थी, उस खामियों का निर्धारण करना या इसका निवारण करना बड़ा जरूरी हो गया। ठीक, अब आगे क्या किया जाएगा? चार्टर एक्ट 1781 लाया जाएगा। चार्टर एक्ट 1781 को कहते भी है बंगाल का जुडिकेचर अधिनियम या जुडिकेचर एक्ट ऑफ बंगाल। इस जुडिकेचर एक्ट में क्या किया जाएगा? बस इसके लॉ बनाने की ताकत को खत्म कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के। ठीक, तो यानी यही था बंगाल का जुडिकेचर अधिनियम, ताकि जो विवाद खड़ा हो जाता था उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, तो ये एक सुधारवादी अधिनियम था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1781 ये खत्म हो गया। ठीक, अब हम लोग आएंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट अभी होगा क्या कि 1773 के बाद 1784 में आ रहा है, यानी लगभग 10 साल बाद आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या देखेगी कि भाई हमने जो पुराना अधिनियम बनाया था उसमें क्या खामियां हैं, पहले तो उस खामी में सुधार करो। कि गवर्नमेंट की टारगेट क्या होगी? फॉर एग्जांपल आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के नजरिए से सोचो, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का नजरिया होगा कि हमको ईस्ट इंडिया कंपनी को हमको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जितना वहां मजबूत होगी उतना ही भारत में क्या होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट पीछे से क्या होगा? मजबूत होगा। क्योंकि अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट हो रहा है। कहां पे? यूके में। यूके के हाथ से ये दौर है जब यूएसए निकल जा रहा है। हाथ से कौन निकल जा रहा है? यूएसए। तो यानी अब उनको जो अपनी कॉलोनीज है, अब बाकी कॉलोनीज पे तगड़ा नियंत्रण स्थापित करना होगा, क्योंकि बिना कॉलोनी के क्या होता? चल ही नहीं पाती इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्योंकि यूके में यही वो दौर है। अब एक और पर्सनालिटी फ्रांस में आएगा, उस पर्सनालिटी का नाम है, थोड़ा सा समय लेने के बाद आएगा, अभी मतलब इस समय नहीं, थोड़ा और समय ले लो, उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। यूरोप में नाकोचना चबा देगा यूके वालों को। महाद्वीपीय सिद्धांत लेके आता है, सारे लोग को कहता है कोई उनका सामान खरीदेगा नहीं, समझे? हालांकि हम लोग महाद्वीपीय सिद्धांत या तो नहीं पढ़ेंगे। आ जाओ, तो पहला क्या होगा कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी जिसमें 4 मेंबर थे, मैंने आपको बताया किसकी मदद के लिए, अब उसमें संख्या घटा दी जाएगी, माइनस कर दी जाएगी और उसकी संख्या बना दी जाएगी 3। 84 में पहला काम क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की काउंसिल की संख्या घटा के 4 से 3 कर दी। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी होती थी वो सब चीज समझा दिया। अब क्या किया जाएगा? 6 मेंबर्स का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाएगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? नियंत्रण। इनका काम क्या होगा कि नियंत्रण करना। किस बात पे नियंत्रण करना? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक्टिविटीज पे नियंत्रण करना, इनके पे कंट्रोल करना। यानी अब क्या कर रही है कि कंपनी के अधिकारियों पे और लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गतिविधियों पर ये क्या करेंगे, बेसिकली नियंत्रण करेंगे। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या है, गवर्नर जनरल को भी अगर युद्ध करना है किसी राज्य से कोई संधि करनी है तो पहले आंख मूंद के कर लेते थे, लेकिन अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति आवश्यक हो जाएगी। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब सर्वे सर्वा बन रहा है यहां पे। आगे बात समझ में? तो ये चीज दिमाग में हमको रखनी होगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे वो। ठीक, अच्छा जो हो गया। अब आगे हम लोग आगे क्या देखेंगे जाके वहां से। अब ठीक, एक यहां पे एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, जो मैप को आप ध्यान से देखना, उसको समझाते हैं। यहां जब ध्यान देंगे आप लोग, तो यहां पे मैंने एरो बनाया। एरो क्या बनाया है कि भाई बॉम्बई प्रेसिडेंसी से एक एरो बना के भेजा है कहां पे, बंगाल की प्रेसिडेंसी पे। मद्रास की प्रेसिडेंसी से एक एरो बना के भेजा है कहां पे, बंगाल की प्रेसिडेंसी से। यानी यहां पे क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंसीज थी, जो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, उनके ऊपर सर्वे सर्वा कौन सी प्रेसिडेंसी बन गई, बंगाल की प्रेसिडेंसी बन गई। सर्वे सर्वा क्या हो गई, बंगाल की प्रेसिडेंसी बन जाती। यानी इनको, इन दोनों प्रेसिडेंसीज को किस प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, तो बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना। अब आएगी बारी एक्ट ऑफ 1786, 1786 का अधिनियम, और ये दौर है थोड़ा सा कार्नवालिस के लिए। अब याद देना कि ये एक्ट एक्चुअली केवल कार्नवालिस के लिए इंपॉर्टेंट है। 1786 का जो ये एक्ट है मेरे भाई, ये केवल एक पर्सनालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और उस पर्सनालिटी का नाम क्या है, कार्नवालिस। अब बोले कि सर केवल एक पर्सनालिटी के लिए एक्ट लेके आया गया, बिल्कुल सही बात। मैंने आपसे बोला ये दौर है जब यूएसए में लड़ाई चल रही है। ठीक है, और यूएसए एज ए कॉलोनी किसके हाथ से निकल जाएगा, यूके के हाथ से। भाई यूएसए बहुत पहले खुद को क्या करेगी, स्वतंत्र कर लेगी। तो होता क्या है अब कि जो यूएसए में इनके अधिकारीगण रहते हैं वो तो खाली हाथ आ गए। इसी बीच में यूएसए में एक अधिकारी रहता है, एक सेनापति रहता है, ठीक है, जो कि कमांडर इन चीफ रहता है। उस कमांडर इन चीफ का नाम था कार्नवालिस। ये पहले क्या था, तो ये पहले यूएसए में क्या था, कमांडर इन चीफ था। कमांडर इन चीफ था। अब चूंकि क्या है कि वहां पे फ्रांस वगैरह ने क्या किया था भाई, बहुत साथ दे दिया, और थोड़ी ज्यादा जागरूक थे अमेरिकी लोग। ठीक है, तो उन्होंने लतिया के भगा दिया। तो कार्नवालिस वहां, इसका कहने का मतलब है कि एज ए कमांडर इन चीफ हार गया था, लेकिन योग्य था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद लगी कार्नवालिस को, बोलेगी कि काम को तुम भारत आओ। तो वो आएगा भारत, यहाँ पे गवर्नर जनरल बनेगा बंगाल का। तो बोलेगा हमको बंगाल का गवर्नर जनरल बन के क्या करेंगे, तुम हमको कह रहे हो कि भाई यहाँ पे यूएसए वाली गलती नहीं होनी चाहिए, मुझे यहाँ पे कमियां ही कमियां लग रही हैं, और कोई गलती होगी तो थोप दोगे मेरे ऊपर। भाई ये हारा हुआ इंसान था, ये क्या था, ये हारा हुआ इंसान था, तो ये अपने जीतने के लिए कोई अब मतलब गलतियां नहीं करेगा। तो कहेगा हमको कमांडर इन चीफ भी बनाओ तभी मैं यहाँ पे रहूंगा, नहीं तो तुम दूसरे को गवर्नर जनरल बना दो, हमको नहीं रहना भाई, हमको जाने दो यहाँ से। अच्छा एक काम करो, तुमको मुख्य सेनापति बना देते, कमांडर इन चीफ भी बना देते हैं। तो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बनेगा जो गवर्नर जनरल भी है, कमांडर इन चीफ भी है। इस एक्ट ऑफ 1786 में यही एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इतना अच्छा काम करेगा कार्नवालिस कि बाद में अंग्रेजों को समझ में आता है कि क्यों ना हम जो गवर्नर जनरल हैं, आगामी गवर्नर जनरलों को भी सेनापति की राइट्स दे दे, कमांडर इन चीफ की राइट दे दे। तो जब 1793 का एक्ट आएगा मेरे भाई, ध्यान देना, 1793 का जब एक्ट आएगा तो 1793 के एक्ट के तहत यही प्रावधान किया जाएगा कि अब क्या होगा कि जो कमांडर इन, जो गवर्नर जनरल होगा वो क्या होगा, वो कमांडर इन चीफ भी होगा, सेनापति होगा। इस बात को उन्होंने निरंतर आगे अब पालन किया जाएगा। ठीक, मैंने आपको बताया कि ऊपर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जिनका काम क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नियंत्रण स्थापित करना। यहां बताया ना, ये बेसिकली यूके ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग हुआ करते थे। ठीक, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग थे। तो पहले इनका जो तनख्वाह वगैरह था वो कौन देता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। लेकिन ये अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहेगी कि भाई हम तो, हमारे लिए थोड़ी ना इसका वो किए हैं, हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किए हैं। तो एक काम करो कि इनके तनख्वाह को हम नहीं देंगे, इनके वेजेस को, इनके पेमेंट को, इनके तनख्वाह को, वेतन को, ठीक है, वेजेस को अब क्या करना होगा, देना होगा किसकी उससे,
तो देना होगा भारतीय राजस्व। यहीं पे ब्रेन ड्रेन थ्योरी जब हमको समझाना होगा धन का बहिर्गमन सिद्धांत, तो आपको एग्जाम्पल लिखने को काम आ जाएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पैसे तनख्वाह क्या होता था, भारत से दिया जाता था। ठीक है, अभी भारत सचिव का तनख्वाह, उनकी परिषद का तनख्वाह भी भारत से दिया जाएगा। ठीक है, ये कोई भारत में रहेगा नहीं, लेकिन मिलेगा, ये मिलेगा भारत से। अब आओ, अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है वो है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, इसको देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 देखते हैं। अब जब चार्टर एक्ट 1813 आप लोग देखोगे तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या क्या बातें बोली गई हैं, पहले तो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझो आप लोग, चार्टर एक्ट 1813 को। ठीक है, ये वो दौर है मेरे भाई। अब फिर हमेशा थोड़ा सा ब्रिटिश का दौर याद करो, उनके यहाँ परिस्थितियां क्या हो रही हैं। परिस्थिति ये रही है कि एज ए कॉलोनी पहला काम क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत करो। ईस्ट इंडिया को कंपनी को जितनी मजबूत करोगे, कॉलोनी क्या होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत करो, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पे अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की पकड़ स्थापित करो। धीरे धीरे वो पकड़ बनाना स्टार्ट करेंगे, तभी तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर रहे हैं पार्लियामेंट से, ताकि पार्लियामेंट का धीरे धीरे कंट्रोल होना स्थापित हो जाए। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम भाई यूके में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो एज ए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसको तैयार करो। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कई सारे अमीर मध्यम वर्ग का जन्म होगा। तो और उधर क्या हो रहा है, मतलब यूके में, यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होगा। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना, भाई छोटा सा एरिया, इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत आएगी, तो भाई इन्वेस्टमेंट का तरीका ढूंढेंगे। इन्वेस्टमेंट यानी मार्केट खोलो अन्य ब्रिटिशर्स के लिए, ये सब दिक्कतें आना स्टार्ट होंगी। चौथा, जो रिलीजियस लोग हैं वहां पे, वो बोलते हैं यार कि एक काम करो, पुर्तगीज गए थे तो पहले वहां पे धर्म का प्रचार करते थे, तुम लोग इतना दिन हो गया नहीं कर रहे हो, धर्म के लिए भी देश खोलो। तो इतनी चीजों के लिए अब देश खोलने की बात होगी। अब देखो होता क्या है, कंपनी हर 20 साल पे जाती थी कि भाई हमको हमारा अवधि बना दो, बढ़ा दो, हम यहाँ पे एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार। तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 साल के लिए फिर बढ़ा दिया जाएगा। 13 के अर्थ से चलो ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार फिर बढ़ा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान देना, नौटंकी करोगे तो गया व्यापारिक एकाधिकार। ठीक, दूसरा क्या है, ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए यहां पे क्या अनुमति दी गई। तो ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए अनुमति दी गई, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ब्रिटेन से कुछ लोग आएंगे जो भारत में ईसाई धर्म का, खास रूप से ट्राइबल एरियाज में जाएंगे, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एरिया में जाएंगे। इन लोगों का क्या करेंगे कि धर्मांतरण कराएंगे। तो तगड़ा धर्मांतरण स्टार्ट होगा। और भाई राजा अपना है, तो डंडा कौन मारेगा, राजा का काम डंडा नहीं मारेंगे, ये कोई अपराधी नहीं है, ये तो अच्छी बात है। ये एज ए मिशनरी आएंगे, एज ए क्या आएंगे, मिशनरी आएंगे। तो जब एज ए मिशनरी आते हैं ना, तो ये मिशनरियों के रूप में आएंगे, तो ये कुछ अच्छे काम भी करते हैं, जैसे खास तौर पे हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ एंड एजुकेशन के सेक्टर में। और इसी बीच में क्या करेंगे, धर्मांतरण भी करा देंगे। अब अंग्रेजों को दिखाना भाई इतना समय हो गया, वहां पे जो अच्छे लोग थे यूके में, वो लोग कहके बताओ कि वहां पे जा रहे हो आप लोग एजुकेशन सिस्टम के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो जब उपयोगितावादियों ने जब वहां पे विरोध किया, तो भारत में एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या किया जाएगा, 1 लाख रुपए का बजट लाया जाएगा कि भाई ठीक है, 1 लाख रुपए का बजट हम दे रहे हैं, भारत में क्या करना है, ये केवल एजुकेशन सिस्टम पे खत्म करना है। अब इस 1 लाख रुपए के बजट आ गया, तो यानी ईमानदारी से 1814 से ये पैसा इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम पे। लेकिन यहीं से एजुकेशन सिस्टम में एक विवाद आएगा, और विवाद होगा लैंग्वेज को लेके कि भाई भाषा क्या हो, भाषा इसकी इंग्लिश हो या लोकल लैंग्वेज हो, लोकल लैंग्वेज हो, लोकल लैंग्वेज हो। दिखा दीजिएगा मैकाले के द्वारा लास्ट में कि भारत की लोकल लैंग्वेज में कोई दम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश को वरीयता देंगे। बाद में लंबे समय के बाद, लगभग 10 वर्ष के बाद, इंग्लिश को स्वीकार कर लिया जाएगा। ओके, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने की, ठीक है, यहां पे अच्छा, जो व्यापारिक एकाधिकार है 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, सॉरी व्यापारिक अवधि जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बताया कि कई सारे और इन्वेस्टर्स का जन्म हो रहा है। जब इन्वेस्टर्स का जन्म हो रहा है, तो भारत का व्यापार इनके लिए खोलना पड़ेगा, क्योंकि यूके ऑलरेडी खत्म हो गया और यूरोप में महाद्वीपीय सिद्धांत आ रहा है। जानना यूरोप में क्या हो रहा है, इसी बीच में कॉन्टिनेंटल
ठीक है, महाद्वीपीय पद्धति आ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, या कॉन्टिनेंटल थियरी आ रही है नेपोलियन बोनापार्ट की, वो लोग यूरोप में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इन्वेस्टर्स कहेंगे हम लोग कहाँ करेंगे, तो कॉलोनी खोलो। तो अच्छा कॉलोनी कौन था, तो भारत था, तो भारत खोलो। इसी के लिए व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो जाएगा। हाँ, फिर भी कहा जाएगा कि कंपनी ने अच्छा काम किया, एक साथ हम इनको लात नहीं मारेंगे। दो चीज, चाय और चीन पर इनका एकाधिकार बना रहे। चाय हमको पता है एक व्यापारिक फसल है, नील, चाय, जूट, ये सब व्यापारिक फसलें थी जो ये लोग कराते थे कॉन्ट्रैक्ट पे। तो चाय और चीन पर व्यापार बना रहेगा, यानी चीन के साथ, चीन मतलब एज अ कंट्री चीन, यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, एकाधिकार है अभी अगले 20 साल के लिए। ठीक है, अच्छा इतना ही नहीं, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भेज रहे हैं। तो ये होगा कि भाई कि अब कोई विदेशी और या कोई ब्रिटिश, विदेशी वर्ड क्यों, यूरोपियंस में इनको अब डर है कि फ्रांसीसी आके ना फंस जाए। तो विदेशी या कोई ब्रिटिश अगर भारत में निवास करना चाहे, भारत में स्टे करना चाहे, तो उनको हमसे क्या लेना होगा, लाइसेंस लेना। हमको पता है कि भारत में आके कौन बस रहा है, हमारे हित वाले बस रहे हैं, हमारे अहित वाले बस रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला, अब मार्केट खुल रहा है किसका, भारत का। तो इन्वेस्टर्स आएंगे, विदेशी आएंगे, विदेशी आएंगे तो भाई पहचान में चाहिए ना कि कौन आ रहा है, तो इसके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम को अनिवार्य कर देंगे। अब अगली बारी आपकी आ गई यहां के बाद से चार्टर एक्ट 1833। ओके, चार्टर एक्ट 1833 की बारी आ जाएगी। अब देखते हम लोग चार्टर एक्ट 1833 का 1833। व्यापारिक अवधि को फिर से क्या किया जाएगा, कंपनी के भाई 20 वर्ष के लिए इंक्रीज किया जाएगा। चल भाई व्यापारिक अवधि ले लो, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार अब यहाँ पे इनका खत्म कर जाएगा। जानना, व्यापारिक एकाधिकार जो चाय और चीन पे इनको मिला हुआ भी था ना, अब वो समाप्त हो जाएगा। अवधि इनकी फिर 20 साल के लिए बढ़ जा रही है, यानी अभी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। इसी में क्या होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल इंडिया बना दिया, यानी भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे होमवर्क लो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये होमवर्क ले लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आपको समझाते इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया गया। ठीक है भाई, ऑलरेडी दोनों प्रेसिडेंसीज किसके कंट्रोल में थी, तो दोनों प्रेसिडेंसी ऑलरेडी बंगाल के कंट्रोल में थी। लेकिन होता क्या था, जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि मुझे क्या किया जाए, किसी जो देश का प्रधानमंत्री बन जाए, अब उनको अगर कह दिया जाए, मतलब प्रधानमंत्री तो देश के है, लेकिन मतलब प्रधानमंत्री गुजरात, ठीक है, कल को योगी जी बने तो प्रधानमंत्री यूपी, कोई बंगाल का बने तो प्रधानमंत्री बंगाल। तो यानी क्या कि वो जितनी योजनाएं, परियोजनाएं, डेवलपमेंट की चीजें लाएंगे वो किसके लिए लेके आएंगे, उस क्षेत्र के लिए। भाई नाम तो उनका उस क्षेत्र से जुड़ा है, लेकिन जब वो अब देश के प्रधानमंत्री हैं तो अब योगी जी, मोदी जी क्या करेंगे, भाई अगर कोई परियोजना नॉर्थ के लिए लाएंगे तो जरूरत की परियोजना साउथ में भी जाएंगे। वो जितना ध्यान वेस्ट पे देंगे उससे ज्यादा ध्यान इस, भाई देखो इसमें काफी डेवलपमेंट के काम आप अगर प्रीलिम्स देख रहोगे तो देखते रहते हैं भाई कि नॉर्थ ईस्ट में ये किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में वो किया जा रहा है, ठीक है, चलता रहता है। तो यानी क्या वो पूरे भूखंड के लिए बढ़िया काम करेंगे। तो उनके ऊपर एक क्षेत्रीयता का जो धब्बा लगा है वो खत्म करना होगा। बंगाल की गवर्नर जनरल को इसके लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। अभी हमने क्या देखा था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उस पर कितने मेंबर थे, उसमें मेंबर्स की संख्या 3 हो गई थी, 4 से घट के। ध्यान रहा यहाँ पे पिट्स इंडिया एक 1784 के तहत क्या किया था, 4 मेंबर्स को घटा के 3 मेंबर्स कर दिया गया था। फिर आगे जब आगे यहाँ पे आप जाओगे तो चार्टर एक्ट 33 में क्या किया गया, फिर से 1 मेंबर्स बढ़ा दिया गया, यानी अब फिर से गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने मेंबर हो गए, 4 मेंबर। हालांकि जो चौथा मेंबर बनाया गया यह पूर्ण सदस्य नहीं था, अर्थात इसको वोटिंग राइट नहीं था, ये वोट नहीं करता। भाई कोई पूर्ण सदस्य है तो वोटिंग करेगा, वो अलग की बात है कि फाइनल वोटिंग का अधिकार हम लोग गवर्नर जनरल के हाथ में था। लेकिन ये एक विधि सदस्य के रूप में एंट्री कर रहा है, लेकिन ये परमानेंट, ये एक पूर्ण विधि सदस्य नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको भी वोटिंग राइट नहीं। ये यहां पे यही अंतर है मेरे भाई। विधि आयोग का गठन किया जाता है जो कि लॉर्ड मैकाले बनेगा, और विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले क्या करेगा, परिषद में शामिल होगा, गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल होगा। यहां पे हम लोग कह सकते हैं गवर्नर जनरल की परिषद, लेकिन इस परिषद में, इस काउंसिल में इसको पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं दिया जाता है। इस बीच में 2 धारा आती है। धारा 87, सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। 1833 के एक्ट से देखना, सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त किया जाएगा इस एक्ट के तहत। अर्थात कि भैया अब धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार, जन्म के आधार पर, इनके आधार पर अब भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो धर्म,
जन्म और वंशानुगत के आधार पर अब विभेद नहीं किया जाएगा, अंतर नहीं किया जाएगा। धर्म, जन्म और वंशानुगत या वंशानुक्रम के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर अब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें ये रोकथाम लगा दी गई। एक सेकंड का बस टाइम दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोगों का कुछ डाउट था ग्रुप में, कमेंट करना था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से क्या होता है, इस 1833 में एक धारा थी 87, जिसकी वजह से जिसके तहत क्या हुआ, सरकारी ट्रेड में भेदभाव को समाप्त किया गया। इसी धारा के तहत क्या हुआ, दास प्रथा को भी समाप्त किया गया था, इसी धारा के तहत। अब दास प्रथा देखेंगे, दास का जो कल्चर था वो एंशिएंट पीरियड से है। दासों को रखने का कल्चर देखोगे आपको वेदों में, कई धर्म शास्त्रों में मिल जाता है कि लोग, ठीक है, जो थे वो दास रखते थे। मिडवल पीरियड में ये कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये थोड़ी सी भयावह रूप भी ले लेता है मिडवल पीरियड में। मिडवल पीरियड में आपको अगर दासों की इज्जत भी खासतौर पे इनिशियली बहुत ज्यादा थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग याद करें दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में पहली डायनेस्टी क्या थी, गुलाम डायनेस्टी। गुलाम मतलब दास। गोरी का दास कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन, इल्तुतमिश। चूंकि गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक का दास इल्तुतमिश, इसी के लिए गुलामों का गुलाम या दासों का दास कहा जाता था इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश भी दासों का शौकीन था, इसी के लिए इसने दासों का एक 40वां दल बनाया था। दासों का एक 40वां दल बनाया था। लेकिन दासों का सबसे बड़ा शौकीन आगे चल के फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी में मिलता है। वो क्या बने करेगा, वो इनके लिए क्या करेगा कि दीवाने बंदगान बनाता है। दीवाने बंदगान की नींव डालेगा कौन, फिरोज शाह तुगलक दीवाने बंदगान की नींव डालेगा। अब समझना, ठीक है, दीवाने बंदगान नाम की एक अलग से विभाग ही बना देगा दासों के लिए। यानी दासों का कल्चर लगातार चलते चला रहा था। धारा 87 के तहत इसको समाप्त किया जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि सोशल चेंजिंग इन्होंने 1857 के पहले किया है। सती प्रथा की समाप्ति की बात, कि हम लोग सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, इस पर बात की गई धारा 17 के तहत। हालांकि 1833 में सती प्रथा खत्म नहीं हुई थी, 43 में खत्म हुई है, ध्यान देना 1843 में खत्म हुई है, हम सबको पता है। तो सती प्रथा की समाप्ति, देखो दो प्रथाएं भारत में इस समय विद्यमान थी, एक प्रथा था सती और एक था जौहर। जौहर प्रथा नॉर्मली इस समय तक लगभग समाप्त होती। जौहर प्रथा में क्या था, जौहर प्रथा समझो कि एक वीरता की प्रथा थी, मतलब कि जैसे जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, ठीक है, देखिए हमारे हित अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखो मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा अगर सही नीतियों का पालन आक्रमण के दौरान किया गया था, तो जौहर जैसे सिस्टम तो भारत में नहीं रहा होता, ठीक है, क्योंकि इस समय महिलाओं के अपहरण की घटना हो, उनके साथ दुर्व्यवहार की घटना हो, ये चरम स्थिति पे पहुंच गई थी। इसी के लिए कि जब इस बात की खबर रहती थी, एक जौहर का निर्माण किया था, एक अग्निकुंड का निर्माण किया था, जिस बात की खबर रहती थी कि हमारा राज्य आक्रमण, क्योंकि भाई ये छल से भी युद्ध लड़ लेते थे, और छल से युद्ध केवल भारत में एक ही राजा लड़ा है, शिवाजी। इनकी भाषा में जवाब देते थे, वरना कोई भी, देखो इनको एक वर्ड, मुस्लिम आक्रमणकारियों को एक वर्ड मलेक्स वर्ड दिया गया था। रीजन क्या है, अरब से आते थे, पानी पाते नहीं थे, तो नहाते भी नहीं थे, ठीक है, और वो तगड़े तगड़े होते थे, मतलब काफी दमदार होते थे। अब पता है जब खबर मिलती थी कि हमारे लोग हार गए, हम लोग वीरता की लड़ाई लड़ते थे, सामने सामने की लड़ाई लड़ते थे, चालाकी या षड्यंत्र हम लोग नहीं करते थे। तो जब हमारे लोग हार गए इस बात की खबर मिलती थी, तो आके कोई बता जाता था कि हम लोग पराजय की तरफ निकल रहे हैं। तो इससे पहले कि वो राज्य जीत के राजधानी में प्रवेश करें, लगभग सारी महिलाएं जौहर कर लेती थी, एक साथ जौहर कर लेती थी। तो जौहर सिस्टम में क्या था कि एक ग्रुप में लोग क्या करते थे, सती होते थे। और सती सिस्टम में क्या था, सती सिस्टम भी कुछ फोर्सफुली एग्जाम्पल मिलता है कि भाई कि इनको सती कराया गया। हालांकि सती भी इस ड्यूरेशन में था कि मैक्सिमम महिलाएं कर लेती थी, ठीक है, और फोर्सफुली एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल्स हैं सती के, लेकिन फोर्सफुली एग्जाम्पल्स बहुत कम है। हालांकि इसके भी उदाहरण है, ठीक है, राजा राम मोहन राय कहते हैं कि उनकी भाभी को सती वो नहीं होना चाहती थी, उनको कराया गया था, ठीक है। इसी के लिए राजा राम मोहन राय सती प्रथा के सबसे ज्यादा अगेंस्ट में आगे खड़ा होते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन इस ड्यूरेशन में चल रहा है, ठीक है, इस चीज को समझेंगे। अच्छा, भारत में ऐसा नहीं कि सती, अब देखो पुष्यभूति वंश हम लोग समझेंगे। पुष्यभूति वंश में हमको पता हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन की माता जी, उनका नाम था यशोमती, वो भी सती हुई। हालांकि जब यशोमती सती हो रही थी तो हर्ष देख रहे थे, हर्ष भी इस व्यवस्था के अगेंस्ट थे।
तो जब इनकी बहन राजश्री की बारी आती है तो ये अपनी बहन को सती नहीं होने देंगे, बल्कि बेस्ट एग्जाम्पल है किसी ब्रदर का, ना केवल अपना शासन चलाते हैं, अपनी बहन की गद्दी अपनी बहन को देते हैं और उसके साथ मिलकर शासन चलाते हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखेंगे। तो हर्ष भी इसके अगेंस्ट थे, इस सिस्टम के अगेंस्ट थे। ऊपर से अकबर ने भी इसको अपने ड्यूरेशन में दूर करने का प्रयास किया। गोवा में हमने पढ़ा कि जब पुर्तगीज आते हैं तो अल्बुकर्क आएगा, अल्बुकर्क भी क्या करता है कि गोवा में सती को बैन कर देता है। इसके बाद से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन स्टार्ट होगा। राजा राम मोहन राय, मैंने अभी जस्ट बोला कि इसके अगेंस्ट में थे, वो विलियम बेंटिक से बातचीत करेंगे और इस पे रोकथाम लगाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो ये धारा 17 के तहत किया गया था। अब हम लोग आज का लास्ट जो अधिनियम देखेंगे वो चार्टर एक्ट 1853। इस ड्यूरेशन तक इतना कंट्रोल लाया गया, लेकिन चूंकि अब ब्रिटिशर्स खुल रहे हैं, ब्रिटिश का के लिए भारत का मार्केट खुला, ब्रिटिशर्स खूब झकझोर के भारत में आ रहे हैं, कंपनी का एकाधिकार क्योंकि समाप्त हो चुका है। तो इस बीच में जब लोग आएंगे तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एक्टिविटी के अगेंस्ट, भाई कंपनी तो एक राजनीतिक कंपनी अब जस्ट खत्म ही होने वाली है, एकाधिकार तो ऑलरेडी कंपनी का खत्म हो चुका है। तो होगा क्या, अब कंपनी की शिकायतें और ज्यादा पहुंचेंगी कहां पे, ब्रिटिश सम्राट के पास। तो ब्रिटिश सम्राट कहेंगे कि देख सुधर जा, अब तुम्हारी थोड़ी भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी, नहीं तो तुम्हारी गतिविधियों को, तुम्हारी एक्टिविटी को पूरी तरीके से क्या करेंगे, हम बैन कर देंगे, समाप्त करने की चेतावनी। जो ऊपर विधि सदस्य थे, गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो कि पूर्ण मेंबर नहीं थे, वोटिंग का राइट नहीं था, उनको पूर्ण सदस्य बना दिया गया, अर्थात अब ये क्या होंगे, वोटिंग का राइट मिल जाएगा। निदेशक मंडल, याद करो मैंने आपको बताया था कि निदेशक मंडल में 24 की संख्या थी, उसको रिड्यूस किया गया, 18 कर दिया गया। और ये हुआ भाई, यही अधिकारी हैं, करप्शन यही करते हैं। अब इनकी चयन की प्रक्रिया को और टफ बनाओ। एक काम करो, एक कंपटीशन का एग्जाम लो। आज जो आप लोग यूपीएससी का एग्जाम देखते हो, यूपीएससी की आईएएस की परीक्षा, ये परीक्षा का जन्म यहीं से होता है। तब इस परीक्षा को आईएएस ना कह के, तब इस परीक्षा को आईसीएस की परीक्षा कहते थे, आईसीएस की परीक्षा कहते थे। तो यहीं से 1853 के चार्टर एक्ट से आईसीएस की परीक्षा का जन्म होता है। और चूंकि ये अधिकारी कहां के होने चाहिए, ये अधिकारी होने चाहिए यूके वाले को, इसके लिए परीक्षा ब्रिटेन में आयोजित होती थी। वो अलग की बात है कि सरकारी चयन में भेदभाव को खत्म इन्होंने तो इसमें कर दिया, इसी के लिए भारत में नहीं करेंगे, भारतीय हो जाएंगे ज्यादा, तो चलो जाओ लंदन में पेपर देके आओ। ठीक है, अब ऑनलाइन सारा डाटा तो है नहीं। आज आप लोग, कितने लोग को पता नहीं चलता कि पेपर कब है, एडमिट कार्ड कब आएगा। ठीक है, 2 दिन पहले ट्रेन का टिकट कराना रहता है, समझ नहीं आता पेपर होगा कि नहीं होगा, ट्रेन का टिकट कराएं कि नहीं कराएं, एडमिट कार्ड जाए तो कराएं। यहाँ पे तो भाई बोर्ड में महीना 2 महीना लगेगा जाने में, पेपर देने में, 3 महीने 2 महीने पहले निकल जाना पेपर देने। ठीक है, तो पहले पेपर कहाँ होगा, लंदन में होगा। पहले आईसीएस के दौर पे कौन आएंगे, सत्येंद्रनाथ टैगोर जी आएंगे। अब आईसीएस की थोड़ी सी कहानी देख लो। इन 1923 भारत में 1923 से काफी विरोध के बाद, क्योंकि आप देखोगे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो चुका है, कांग्रेस बार बार मांग करेगी कि आईसीएस की परीक्षा का आयोजन भारत में भी किया जाए, और 1923 से भारत में भी आयोजित होना स्टार्ट हो जाएगी। सुभाष चंद्र बोस जी इस परीक्षा को पास कर लेते, लेकिन इन्होंने इस परीक्षा को छोड़ दिया था। सुभाष चंद्र बोस वाली घटना जो है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तुमको पढ़ना है, अभी जब राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में देखेंगे। अरविंदो घोष एक पर्सनालिटी थे जिन्होंने लिखित परीक्षा को पास कर लिया था, लेकिन घुड़सवारी में फेल कर गए थे, इसके लिए इनको ये इस परीक्षा में, मतलब इसको जॉब नहीं दी, इनको जॉब नहीं दी गई अरविंदो घोष को, तो घुड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर पाते ये। ठीक है, ये सारी घटनाक्रम अब तक कहां पर जा रहा है, 1853 में, 1853 के। अब क्या है, यहीं से घटनाओं में से बहुत सारे कारण निकलेंगे, जो कारण बनेंगे 1857 की क्रांति की। तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देखेंगे। 1857 की क्रांति तो आपको समझाना तो पड़ेगा नहीं भाई, आप सब जानते हो, तो हम बिना उसको पढ़े भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को समझ सकते हैं। तो कल हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से स्टार्ट करेंगे, भारत को स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, कुछ छोटी मोटी टॉपिक्स और हैं वो पढ़ लेंगे, फिर 1857 की क्रांति को देखेंगे। उम्मीद करेंगे आप सबको क्लास बढ़िया लगी हो, क्लास समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई और भी बात हो तो आप बता सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज यूपीआरओ की हो, यूपीपीसीएस की हो, डेली आंसर राइटिंग बैच हो, सब चल रहा है। तो आप लोग इससे जुड़ने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर घूम रहा है उस पर कर देना मैसेज, आपको दे दी जाएगी जानकारी। जय हिंद, जय भारत।